हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं डे 10 यानी आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आप लोगों के सामने है। जी हां, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसी आई हुई है जीआईसी अल्टीग्रेड और जीआईसी लेक्चरर, जिसके लिए मैं लगातार आपका प्रैक्टिस करा रहा हूँ। यहाँ पर डे आपको हमारे चैनल पर एक जो है प्रैक्टिस सेट मिलता है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाएँ हुई हैं उन्हीं के क्वेश्चन का सिलेक्शन जो है कलेक्शन है। आप जानते हैं कि जीआईसी अल्टीग्रेड में जो जीएस का पोर्शन है उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उनको आप सबको नहीं तैयार कर सकते, लेकिन स्मार्ट तरीके से आप इनको जो है पढ़ करके अपना जो है तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने जिसका जो पैटर्न तैयार किया है वो जीआईसी अल्टीग्रेड 2018 वाली जो वैकेंसी हुई थी उस पैटर्न पर, उसी आधार पर मैंने इनके सारे क्वेश्चन को चूज किया है। आप देख सकते हैं इसमें सारे सब्जेक्ट लगभग शामिल हैं। ठीक है, तो अब अगर आप चाहते हैं कि इसका जो लिखित पीडीएफ है जो मैं बोलता हूँ उसके आंसर सहित सारे मटेरियल अगर आप चाहते हैं तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए यह नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। एक पेड ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर मैं जो है इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो इससे पहले जो मैंने प्रैक्टिस कराया उसका जो डिस्क्रिप्टिव मटेरियल है वो कैसे आपको जो है पेड ग्रुप में मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ आपको जो है यहाँ पर लिखी दे दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप प्रिंट निकलवा सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल में ही पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपका समय बचेगा और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने एग्जाम पर फोकस कर सकेंगे। तो इसके लिए मैंने बहुत मिनिमल सा चार्ज रखा हुआ है। आप चाहें तो इस चार्ज को दे करके इन सारी पीडीएफ्स को एक जगह पर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? पहला इसका ऑप्शन है शाहजहांपुर में, दूसरा है फैजाबाद में, तीसरा है लखनऊ में, चौथा है कानपुर में। जी हाँ, तो यूपीएसआईडीसी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में। यानी इसका जो ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन सही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। कब? 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका महाराष्ट्र, तीसरा है पंजाब, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है। सही आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है वह कौन है? उत्तर प्रदेश है। इसकी जनसंख्या कितनी है? 15,53,17,278। कब थी? 2011 में। अब तो भैया पाकिस्तान को बीट कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर संस्थान दिया है, यहाँ पर स्थिति दिया है, संस्थान और अवस्थिति। ठीक है, तो ये भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी में, भारतीय गन्ना जो है अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये कहाँ पर है? मेरठ में है। तो ये ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है क्या? कि उसका जो सही आंसर है वह है डी। जी हाँ, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है मेरठ में नहीं है, बल्कि कहाँ है? यह गाजियाबाद में है। कहाँ है? गाजियाबाद। बाकी भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है, केंद्रीय कृषि वानिकी झांसी में है, और गन्ना जो है लखनऊ में। पिछले साल हम लोग अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को यहाँ घुमाने भी ले गए थे। ठीक है, ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट यानी एप्टा का सदस्य नहीं है? ठीक है, इंडिया एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर लाओ PDR, दूसरा है चीन, तीसरा है म्यांमार, चौथा है भारत। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है क्या? म्यांमार। जी हाँ, इसका सही आंसर सी है, म्यांमार। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट की स्थापना कब हुई थी? 31 जुलाई 1975 को। कहाँ? बैंकॉक एग्रीमेंट के तहत हुई थी। ठीक है, गठन के समय इसके जो सदस्य देश थे वो मुख्य रूप से बांग्लादेश था, भारत, रिपब्लिक कोरिया, लाओस, डेमोक्रेटिक श्रीलंका, ये जो है इसके प्रमुख देश थे जब ये जो है इसका गठन हुआ था। लेकिन 2001 में चीन ने भी इसकी सदस्यता ले ली, जिससे इसकी संख्या कितनी हो गई? 6। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसको आपको बताना। पहला है वित्त आयोग, दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है वित्त मंत्रालय, चौथा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वह है वित्त आयोग। जी हाँ, क्या सही आंसर है? वित्त आयोग। ठीक है, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा सा जान लीजिए। 1951 में। इसका उद्देश्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना,
ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा। इसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। जी हाँ, और राज्यों की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण सहायता अनुदानों का महत्व बढ़ गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? जी हाँ, आंसर को ध्यान से देखिएगा। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है वित्त, दूसरा है विपणन, चौथा है कच्चा माल और तीसरा है कच्चा माल, चौथा हड़ताल एवं तालाबंदी। इसकी समस्या तो भाई आप जानते हैं, वित्त भी समस्या है, विपणन भी, कच्चा माल भी, लेकिन इसकी जो समस्या नहीं है वो क्या है? हड़ताल एवं तालाबंदी। भैया हड़ताल एवं तालाबंदी कब होगा? जब मजदूर अधिक होंगे, जब संघ होगा, यूनियन होगा, तब दबाव बनाएंगे अपनी मांगे मनवाने के लिए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा कर्मचारी ही नहीं होते। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, यानी यह इनकी समस्या नहीं है, यानी ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? यहाँ पर आप देखें कंप्यूटर का जो है आपका कंप्यूटर का पार्ट भी शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा रोम, तीसरा CPU, चौथा है CD रोम। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह आपको बताना है। देखो यहाँ पर पहला जो सही आंसर है वह है रोम। ठीक है, क्या आंसर है? रोम। जी हाँ, 2 रोम जो है कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी को रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म भी कभी पूछ लेता है, रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। पहला है केवल धान के खेतों से, दूसरा है केवल दीमक की बाबी से और तीसरा है A B दोनों से, चौथा है इनमें से किसी से नहीं। तो सही आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा सी यानी तीसरा। जी हाँ, मीथेन जो होता है भैया ये कहाँ से निकलता है? ये धान के खेतों और दीमक की बाम्बी दोनों से निकलता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। मीथेन अपूर्ण अपघटक का उत्पाद है। अनाक्सी दशाओं में मीथेनोजन विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है। दीमक सेलुलोज पचाते हैं और मीथेन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, धान के खेती और जुगाली करने वाले पशुओं, कोयला खनन आदि से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन। इंसुलिन होता है किसमें? स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? प्रोटीन में। जी हाँ भैया, इंसुलिन अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं में स्रावित होता है। ठीक है, रासायनिक रूप से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज यानी मधुमेह होता है। डायबिटीज में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि कोशिकाएं इसका प्रयोग नहीं कर पाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मिनीमाटा रोग का कारण क्या है? पहला है क्रोमियम प्रदूषित जल, दूसरा है मरकुरी प्रदूषित जल, तीसरा है लेड प्रदूषित जल, चौथा है फ्लोराइड प्रदूषित जल। ठीक है, यहाँ पर देखें क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर जो सही है वह है आपका भैया मरकुरी प्रदूषित जल। जी हाँ, बी ऑप्शन। मिनीमाटा एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो मतलब मरकुरी की विषाक्तता से होता है। किससे? मरकुरी की विषाक्तता से। यह रोग 1956 में जापान के कुमामोटो प्रीफेक्चर के मिनामाटा शहर में पहचाना गया और इसी वजह से इसका नाम मिनामाटा इसी शहर के नाम से पड़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त की जाती है क्या? अवरक्त तरंगे, परावैगनी तरंग, बहुत कम तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगे और चौथा है अधिक तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी यानी बहुत कम तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगे। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन जो है अत्यधिक आवृत्ति व कम तरंग दैर्घ्य वाले रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ठीक है, ये तरंगे जल अणुओं को घुमाती एवं कंपाती हैं, घर्षण से ऊष्मा पैदा होती है और भोजन तेजी से गर्म होता है। और जानते हैं क्या होता है? गर्मी भोजन के भीतर तक पहुंचती है, इसलिए कम समय लगता है और ऊपरी सतह से जलने का जोखिम जो है वो कम रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो 4 ऑप्शन है इसमें, कील नहर, पनामा नहर, सू नहर, स्वेज नहर। तो इसका जो सही आंसर है वह आपको बताना है स्वेज नहर। जी हाँ, ये स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। ठीक है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस जलमार्ग का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेप्सेस के देखरेख में 1800 यानी 1869 ईस्वी में हुआ था। इस नहर की लंबाई 165 किलोमीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसकी उत्तरी प्रवेश द्वार पर
पोर्ट सईद तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर स्वेज पत्तन स्थित है। ठीक है, स्वेज नहर के उत्तरी भाग में मैजाला झील, मध्य भाग में तिप्ता झील एवं दक्षिणी भाग में बृहद विंटर झील स्थित है। अब आप 1956 में मिस्र सरकार ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न जो है पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका भूपर्पटी में, दूसरा है मेटल में, तीसरा है ब्रह्मकोड़ में, चौथा है आंतरिक कोड में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वह है बी, जी हाँ, मेटल में। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है? मेटल में। ठीक है, तो क्योंकि इसकी मोटाई जो है पृथ्वी के समस्त अर्धव्यास के आधे से कम है, क्योंकि पृथ्वी की इसकी जो मोटाई है पृथ्वी के समस्त अर्धव्यास के आधे से कम है, परंतु पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% एवं द्रव्यमान का 68% मेटल में व्याप्त है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन है। पहला अमलाई छत्तीसगढ़ में, दूसरा है बल्लारपुर महाराष्ट्र में, तीसरा है जराजनगर उड़ीसा में, चौथा है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपको बताना है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर है, यानी सही सुमेलित नहीं है। कौन? अमलाई, यानी अमलाई छत्तीसगढ़ में नहीं है, बल्कि कहाँ है? अमलाई मध्य प्रदेश के शहडोल जनपद में स्थित है। ठीक है, और अगला चीज़ जान लीजिए, बल्लारपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये बिल्कुल सही है, ये कागज़ के उद्योग के लिए फेमस है। ब्रजराजनगर कहाँ है? उड़ीसा में है। जराजनगर, यहाँ पर ब्रजराजनगर या जराजनगर। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है, और औद्योगिक धार्मिक महत्व के लिए थोड़ा फेमस है। राजमुंद्री ये आंध्र प्रदेश में ही है, जिसको जो है राज महेंद्र देवरायम भी कहा जाता है। ठीक है, यह कृषि और तंबाकू के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी का स्रोत क्या है? तापी नदी है, चंबल नदी है, माही नदी है, महानदी है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, यानी चंबल नदी। जी हाँ, जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है, परंपरा के अनुसार यह भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी मानी जाती है। ठीक है, चंबल मध्य प्रदेश व राजस्थान से बहकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो कौन है? किसकी? चंबल की। बनास, पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा या क्षिप्रा जिनको बोला जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल कानून, जी भैया, दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो पहला ऑप्शन 10वीं, दूसरा 9वीं, तीसरा है 6ठी, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह आपको बताना है। तो जानते हैं इसका जो सही आंसर है वह है 10वीं। जी हाँ, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी जो है कानून का प्रावधान किया गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसको जोड़ा गया है। इस संशोधन में अनुच्छेद 102 और 191 में भी आवश्यक परिवर्तन किए गए थे। कौन से? 52वें संविधान संशोधन के दौरान। और इस संविधान को मतलब जो ये दल बदल कानून करने का, जो दल बदल विरोधी कानून को रखने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो निर्वाचित सदस्य हैं, जैसे विधायक, सांसद हैं, वो अनुशासन में रहें। ऐसा नहीं कि भैया जहाँ सरकार बना तो जाके वहाँ फाट पड़े, ऐसा नहीं है। ठीक है, चुनाव कहीं और किसी और पार्टी से जीते और चले गए किसी और जो है पार्टी में, तो इसको रोकने के लिए हुआ, क्योंकि ऐसे हो जाता था बहुत पहले उस समय। ठीक है, 1985 में जब ये संशोधन हुआ, बनाया गया, तब इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया गया। हालांकि अब भी होता है, लेकिन अब उसको दूसरा नाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन कौन से हैं? तो उसको आपको बताना है, किसका? समानता का अधिकार। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद 16 से 20 तक, अनुच्छेद 15 से 19 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 13 से 17 तक। तो इसका जो सही आंसर है वह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार का जिक्र किया गया है। ठीक है, आप थोड़ा सा जान लीजिए। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। ठीक है, और अनुच्छेद 17 में अछूत प्रथा यानी छुआछूत के उन्मूलन पर जोर दिया गया है। और उसके बाद अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन यानी कुछ वैधानिक एवं शैक्षिक अपवादों सहित इसको जो है शामिल किया गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकारों का ढांचा नागरिकों की गरिमा और व बराबरी सुनिश्चित करता है कि भैया अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको समान अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा को प्रारंभ में राज्य सूची का विषय बनाया गया था, ठीक है, बाद में उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। और कौन से अंश जो है संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया? तो पहला है 24वें, दूसरा 25वें, और तीसरा 42वें, और चौथा 44वें संविधान संशोधन के दौरान, ठीक है। तो इसको आपको बताना है भैया, ये है आंसर सी। जी हाँ, 42वें संविधान संशोधन के दौरान जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया, ठीक है। यह संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है। इसमें राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में इसको लाया गया, और इस संशोधन में 5 विषय समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए थे। वो कौन कौन से थे? शिक्षा, वन, नापतौल, वन्यजीव और पक्षी, नापतौल, उसके बाद वन्यजीव या पक्षी संरक्षण, उसके बाद न्याय प्रशासन, ठीक है। उच्च और उच्चतम न्यायालय को छोड़ करके अन्य न्यायालयों का गठन एवं संगठन, यानी इसको क्या कर दिया गया? केंद्र के अधिकार में दे दिया गया। उद्देश्य इसका क्या था? नीतिगत एकरूपता, यानी केंद्र और राज्य, या नहीं तो ऐसा हो भैया केंद्र वाले अलग शिक्षा व्यवस्था लेके जा रहे हैं, राज्य वाले अलग लेके जा रहे हैं, तो समरूपता नहीं रहेगी, फिर बहुत समस्याएं होंगी। इसका जो है इस समस्या से निपटने के लिए समवर्ती सूची में शिक्षा को और उसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को शामिल कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से कब उतार दिया था? ठीक है, 1853, 1855, 1856, 1857 में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, गद्दी से उतारा गया था 7 फरवरी 1856 में। इसका सही आंसर क्या होता है? सी। जी हाँ, अवध का जो नवाब था उसने क्या किया भैया? 7 फरवरी 1856 को अवध के नवाब काजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया, और उस समय उतार करके जो है ये उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। उसने ये आरोप लगाया कि इनके शासन की वजह से कुशासन हो रहा है, यानी इस शासन को अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं, और ऐसे में क्या होता है, अवध क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने में सम्मिलित कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा? तो इसका जो सही आंसर है वह है जेबुन्निसा, रोशन आरा, जहाँ आरा, गुलबदन बेगम। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन में से एक बताना है, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है डी, यानी गुलबदन बेगम साहिबा ने क्या किया था? यह एक महिला मुस्लिम इतिहासकार थी, ठीक है। इन्होंने हुमायूं नामा की रचना किया था, ठीक है, जिससे क्या होता है, प्रारंभिक मुगल काल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विवरण मिलता है। जानते हो बहुत सारे लोग, जैसे आज लोग जो है मोबाइल में लेकर के हेलो फ्रेंडा करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग दैनिक जीवनी लिखते थे, ठीक है। जिससे क्या होता है, आज हम उसको पढ़ करके वो लिखते थे संक्षिप्त में, अगर कहा जाए तो वो भी एक प्रकार का ब्लॉग ही होता था, जिससे जो है आज हम तत्कालीन समय की जो घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, दूसरा है भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, तीसरा है भारत में लोकतांत्रिक समाज है, चौथा है भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसमें जो है आपको बताना है कि 1, 2 सही है, कि 1, 2, 3 सही है, कि 1, 2, 3, 4 सही है, कि 1, 2, 3, 4 यानी सभी सही है। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है वह क्या है? इसमें सही है चौथा ऑप्शन। जी हाँ, 1, 2, 3, 4 यानी सब सही हैं, ठीक है। भारत में जनता मताधिकार के प्रयोग से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, ठीक है, इसलिए यह लोकतांत्रिक है, ठीक है। भारत एक प्रभुता संपन्न है, भारत पर किसी का प्रभाव नहीं है, लोकतंत्र है, लोग यहाँ पर जो है राजा यहीं से चुना जाता है, नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास एवं धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है, इसलिए यह क्या है, लोकतांत्रिक ढंग से संचालित होता है। और इसकी जो प्रियम्बल है, जैसे मतलब उद्देशिका जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, और नीति निर्देशक तत्व भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपको बताना 1976, 1977, 1978, 1979, ठीक है, 1976, 1977, 1978, 1979। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1976। 42वें संविधान संशोधन के दौरान जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह संविधान संशोधन जो है आपातकाल के दौरान किया गया था। आप जानते हैं 1976 में हमारे देश में आपातकाल की स्थिति यानी आपातकाल घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? पहला ऑप्शन है गोंडा, दूसरा है फैजाबाद, तीसरा गोरखपुर, चौथा बनारसी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है गोरखपुर। जी हाँ, आप जानते हैं कि जो है
एक कांड हुआ था काकोरी कांड के नाम से, जो 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन में ब्रिटिश खजाने को लूटा गया था। चूँकि हमारे पास हथियार, हमारे पास जो हमारे क्रांतिकारी योद्धा थे उनके पास पैसों की कमी थी, तो वो चाहते थे कि जो अंग्रेज़ हैं जो अपना खजाना और अपने जो औजार हैं वो ले आ रहे हैं स्टेशन पर रेलवे के माध्यम से, और जो हम पर ही यानी हम हिंदुस्तानियों पर ही आक्रमण करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उनका ये था, राम प्रसाद बिस्मिल साहब हो गए, अशफाक उल्लाह खान साहब हो गए, ये इन सारे लोगों ने मिलकर के ये डिसीजन लिया कि हम इसको लूट लेते हैं। ठीक है, तो बाद में क्या होता है कि पकड़े जाते हैं, जिसकी वजह से 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी जाती है। ठीक है, और फांसी से पहले इन्होंने दूध पीने से इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। ठीक है, अब अशफाक उल्लाह खान को किस जेल में फांसी दिया गया ये भी जान लीजिए, कहाँ पर, फैज़ाबाद जेल में। इसके जो प्रमुख आरोपियों में से एक थे। ठीक है, राजेंद्र लाहौरी साहब को गोंडा जेल में, रोशन लाल को नैनी सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। मतलब इन चारों क्रांतिकारियों को जो है अलग अलग जेलों में फांसी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए कि पहला है मुगलों का सैन्य संगठन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया। ठीक है, दूसरा है जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति। तो इसमें आपको मिलान करना है कौन सही है कौन गलत है, कौन किसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जैसे है ए और आर, ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ए सत्य है पर आर असत्य है, ए असत्य है पर आर सत्य है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, वह सही आंसर है विकल्प ए। जी हाँ, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसका आप व्याख्यान रूप से देख लीजिए। प्रारंभिक 18वीं सदी में मुगल सैन्य संगठन का पतन हो गया। ठीक है, और इसका तर्क दिया जा रहा है क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जागीरदारी व्यवस्था में गंभीर संकट उत्पन्न हो गए, बहुत लोगों को लूटा जाने लगा, परेशान किया जाने लगा। ठीक है, जागीरों के बंटवारे, राजस्व कमी, प्रशासनिक ढांचे के कमजोर होने से सेना की आपूर्ति व संरचना बिगड़ गई। इसलिए सैन्य संगठन के पतन का सीधे तौर पर जागीरदारी संकट से जुड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन है, अमीर हसन, अमीर खुसरो, शेख अबुल फैजी, हुसैन सनाई। ठीक है, इसमें जो सही आंसर है आपको बताना है। सही आंसर है अमीर हसन। जी हाँ, अमीर हसन साहब बलबन के शासनकाल का प्रसिद्ध विद्वान और कवि थे। ठीक है, इनका प्रमुख जो रचना थी वो क्या थी, फवायद उल फवाद। ठीक है, गज़ल लेखन में निपुण होने के कारण इन्हें भारत का शादी कहा गया। ठीक है, बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 विशेषताएं क्या थी, सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त है। इन्होंने घोषणा किया कि जो सुल्तान है भैया ये सामान्य नहीं है, इसको ईश्वर ने भेजा है। ठीक है, और सुल्तान एक निरंकुश होना, सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक है, जिसका मन कहे वहीं को मार डालो। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, बघेल राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी। तो इसका जो सही आंसर है, पहला है रीवा, दूसरा बांधवगढ़, तीसरा है गहोरा, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर क्या है, बांधवगढ़। जी हाँ, ये आप जान लीजिए, बघेल राजवंश की जो प्राचीनतम राजधानी बांधवगढ़ थी। बघेल राजवंश मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने से संबंधित है। ठीक है, इसकी राजधानी जो प्रारंभिक राजधानी बांधवगढ़ थी। 1617 ईस्वी में महाराजा विक्रमादित्य ने राजधानी को बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया, निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दास राग युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तुर्वश, पक्त और विषाणिन, और चौथा है गंधार। तो इसका जो सही आंसर है वह है गंधार। जी हाँ, तो आप देखें ऋग्वेद में जो एक युद्ध हुआ था, में सुदास के विरुद्ध 10 प्रमुख जन शामिल थे। इसी वजह से इसे क्या बोलता है, 10 राग युद्ध, इसीलिए इसको बोला गया 10 राग युद्ध। ठीक है, जिसमें जो शामिल थे वो कौन थे, पुरु शामिल थे, यदु, तुर्वस, अनु, दुहा, अनिल, पत्त और भलानश, विषाणिन, शिव, ये सब राजा शामिल थे। लेकिन इसमें जो है गंधार नहीं शामिल थे। ठीक है, यह युद्ध पुरुषड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था भैया, पुरुषड़ी नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल कब होता है। तो आपको बताना है, बोइंग में, तीव्र रेल इंजन के रूप में, स्पेस शटल में, प्रारंभ में बढ़ा, तदुपरांत घटा। ठीक है, आप इसका सही आंसर देखिए, ये है सी। जी हाँ, सी है स्पेस शटल में। जी हाँ, तो क्रायोजेनिक शब्द ग्रीक भाषा के क्रायोस से बना है।
जिसका अर्थ निम्न ताप होता है। क्या होता है? निम्न ताप। निम्न ताप पर ईंधन का प्रयोग करने वाले इंजन को क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। इसका प्रयोग अंतरिक्ष में किया जाता है, यानी स्पेस शटल में किया जाता है। पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। फवाल्व, दूसरा है शैवाल, तीसरा है लाइकेन, चौथा है मांस। तो इसका जो सही आंसर है वह है लाइकेन। जी हाँ, सही आंसर क्या है? लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतांक के रूप में कार्य करता है। इसको क्योंकि इसको स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है, और जब ये प्रदूषण होने लगता है, प्रदूषित स्थान पर ये मरने लगता है, तो लोग समझ जाते हैं कि भैया गड़बड़ है, यहाँ पर प्रदूषण शुरू हो गया है। ठीक है, आप जानते हैं कि लाइकेन जो है थाइलोफाइटा प्रकार की एक वनस्पति है। क्या है? एक थाइलोफाइटा नामक की वनस्पति है, प्रकार की वनस्पति है, जो एक फंजाई और एक एल्गी दोनों से मिलकर, फंजाई माने कवक, एल्गी माने शैवाल, दोनों से मिलकर बना है। कवक जल, खनिज लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है, और शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है, यानी एक दूसरे के पूरक के रूप में करता है। तो क्या जन्म होता है? लाइकेन का। ठीक है, कवक व शैवाल के मध्य इस प्रकार के संबंधों को सहजीवी संबंध, यानी आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं, मतलब पाठा क्षेत्र में कौन प्रकार की जनजाति पाई जाती है? भील, कोल, खारिया, खरवार। तो पाठा क्षेत्र की बात है यहाँ पर भैया। तो हालांकि मैं चित्रकूट में हूँ, यहाँ पर है पाठा क्षेत्र, हमारे पास में ही है। तो बांदा जिले के पाठा क्षेत्र, चूँकि पहले बांदा जिला था, अब जो है पाठा क्षेत्र चित्रकूट जनपद में आता है। तो ये जो क्वेश्चन बनाया गया था 2002 में बनाया गया था, तो उस समय बांदा जिला ही था, हालांकि बाद में इसको डिसाइड करके चित्रकूट जिला बनाया गया। तो चित्रकूट जिले में पाठा आता है। ठीक है, तो इसको आप जानते रहें। मुख्यतः जो खरवार जनजात पाई जाती है, कौन? खरवार जनजात। तो हालांकि यहाँ पर कोल भी है, भील भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? खरवार। कोल इधर पाया जाता है, किधर? इलाहाबाद वाले बॉर्डर में, जो मानीपुर, मऊ मानीपुर क्षेत्र है, उसमें भील और कोल पाए जाते हैं यहाँ चित्रकूट में। लेकिन जो पाठा क्षेत्र है वहाँ पर खरवार पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप जान लेना चाहिए आपको। और आगे थोड़ा सा समझ लीजिए, प्रदेश के अन्य जो जिले हैं, जैसे देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारसी, सोनभद्र में भी इनकी उपस्थिति है, खरवारों की। ठीक है, तरीके से आप देख रहे हैं, आपका जो है 30 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, अब तक जो भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं सब उनसे आप देख सकते हैं। और आप जुड़ना चाहें तो आप उस पेड ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा निश्चित।